आचार्य जी, कोरोना है, क्या करें? मेरी पहली सलाह है, इधर उधर की बातों पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दो। चुपचाप जो चीज़ डॉक्टर, रिसर्चर्स और साइंस कह रहे हैं उसको मानो, अनुकरण करो, फॉलो करो। डॉक्टरों की, वैज्ञानिकों की, शोधकर्ताओं की बात पर ध्यान दीजिए और वो जैसा कह रहे हैं चुपचाप उनका अनुकरण करिए। नहीं तो फिर जैसे प्लेग फैला था उस ज़माने में यूरोप में और जो दुर्दशा हुई थी यूरोप की, वैसी ही दुर्दशा के लिए हमें भी तैयार रहना होगा। कुछ एक मोरल एक पॉइंट्स होते हैं और एक कॉमन सेंस होती है। सरकार ने कहा कि आपको एक बीमारी होने वाली है। पहले वो ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ मानव के इतिहास में कि पहले टेलीविजन पर आती है कोई बीमारी और फिर वो शहरों में आती है, फिर वो गांव में आती है। पहले वो बुजुर्गों में आती है, फिर वो जवानों में आती है, फिर वो बच्चों में आती है। जैसे पहले टीवी में आएगी, उसके बाद आएगी, फिर टाइम पहले बता देगा कि इस टाइम आएगी। बिल गेट्स सबसे पहले बताएगा, फिर प्रधानमंत्री बताएगा और फिर वो जो डॉक्टर है वो बताएगा। फिर वो कहेंगे कि अच्छा ठीक है, मैं बीमार हूं तो मुझे पता होगा ना। वो कहेगा नहीं, तेरे को बीमारी है, तेरे को पता नहीं चलेगा। तो फिर कैसे पता चलेगा? कि वो एक टेस्ट कराना पड़ेगा। अच्छा, वो टेस्ट में हमेशा सही रिपोर्ट आती है क्या? कहते नहीं, गलत रिपोर्ट भी आ सकती है। अच्छा, फिर अगर आ जाए तो फॉल्स पॉजिटिव खूब होते हैं, तो फिर इसका मतलब मेरे को नहीं है। कहते नहीं, हो सकती है। अच्छा, फिर कैसे पता चलेगा? कि टेस्ट ही बताएगा। लेकिन मेरे को सिम्टम तो नहीं है। नहीं, असिम्प्टोमेटिक है। फिर मेरे को जब कोई दिक्कत ही नहीं तो मेरे को रहने दो। नहीं नहीं, तू औरों को फैला सकता है। अच्छा, औरों को फैला सकता है तो तुम्हें मुंह पे कोई कपड़ा बांधना पड़ेगा। अच्छा, ये बांधने से रुक जाएगा? कि तो नहीं, रुकेगा नहीं। तो फिर इसका फायदा क्या? तो बस उतनी बुरी तरह से नहीं फैलेगा। अच्छा, तो फिर इसके क्या इलाज है? कि तुम्हें कुछ लगवाना पड़ेगा। तुम्हें लगवा लिया, फिर ठीक रहूंगा मैं, फिर तो नहीं फैला सकता। नहीं, फिर तो नहीं मेरे को होएगा पॉजिटिव। कहता नहीं, हो सकता है। फिर होने वाले में और ना होने वाले में कहता इतनी बुरी तरह से नहीं होएगा। अच्छा ठीक है, फिर तो मैं फैला नहीं पाऊंगा। कहता नहीं, फैला भी सकता है, लगवाने के बाद भी फैला सकता है। तो फिर क्या फर्क हो गया लगाने वाले में, ना लगाने वाले में? कि नहीं, जो लगवाया हुआ ना वो इतना नहीं फैला पाएगा। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, उस बीमारी से आदमी के साथ दिक्कत हो सकती है, उसकी जान जा सकती है। तो जिसने लगवा लिया है उसकी भी जा सकती है। कहता हाँ, उसकी भी जा सकती है। कि भाई जब बिना लगवाए की भी जा सकती है और जाएगी भी, लगवाए की भी जा सकती है, तो क्या फर्क है? कहता लगवाए हुआ की ना बुरी तरह से नहीं जाएगी। मतलब ये एक कॉमन सेंस को मारने की साजिश चल रही है। मैं गारंटी से कहता हूं, आप कोरोना के हाईएस्ट से हाईएस्ट जो इन्फेक्शन वाला आदमी है, मैं उसकी जप्पी पा के बैठूंगा, पूरी रात वहां उसके साथ रुकूंगा। आप साबित कर दो, पूरी दुनिया में WHO CDC का कोई एक आदमी ये साबित कर दे कि कोरोना से आदमी मरा था। भाई साहब, यहाँ चाट चाट के साफ करूंगा मैं ये सारी सड़क। तो मीडिया ने उसको छाप दिया कि वो स्वाइन फ्लू से मर गया। क्योंकि मीडिया को इसमें क्या इंटरेस्ट है? अखबार वाले ये जो खबर छाप रहे हैं, इसके लिए उनको पैसा मिल रहा है। मीडिया में काम करने वाले मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। दिल्ली में एक बहुत बड़ा अंग्रेजी अखबार है, उसका एक एडिटर है जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैंने उसको एक दिन पूछा कि तुम्हारे अखबार में 15 दिन से हर दिन हेडलाइन छप रही है कि स्वाइन फ्लू पुणे में फैल गया, स्वाइन फ्लू वहां फैल गया, स्वाइन फ्लू वहां फैल गया, 11 मर गए, अब तक इतने प्रभावित हो गए। ये जो खबर तुम दे रहे हो, इस खबर में तुम मुझे कोई 1, 2, 3, 10, 20, 50 लोगों के नाम दे दो, पते दे दो जिनको स्वाइन फ्लू हो गया है, मैं उनके घर वालों से मिलना चाहता हूं। तो कहने लगे वो नहीं है हमारे पास। मैं पूछा फिर खबर कैसे छाप रहे हो? कहने लगा खबर तो ऊपर से आ रही है। मैं बोला ऊपर से कहां से आ रही है? तुम्हारे ऊपर कौन है? तो उसने कहा मैं तो एडिटर हूं, लेकिन मेरे ऊपर अखबार का मालिक है। आप जानते हैं एडिटर मालिक के नीचे होता है। कहने लगा मालिक के यहां से खबर आ रही है और मालिक के यहां से यह आदेश आ रहा है कि यह पहले पेज पे खबर लगनी चाहिए और ऐसी जगह लगनी चाहिए जहां सबकी नजर पड़ती है। फिर मैंने पूछा इसमें खास बात क्या है जो पहले पेज पे लगनी चाहिए? तब उसने कहा इस खबर के साथ चेक भी आता है, ड्राफ्ट भी आता है, पैसे आते हैं, और जितने ज्यादा बड़े अमाउंट का चेक आता है उतने ही बोल्ड लेटर्स में हम इसको छापते हैं। फिर मैंने पूछा भाई तू ये बता कि कौन देता है ये चेक और ड्राफ्ट? तो उसने कहा एक कंपनी देती है। वो कंपनी कौन है? तो उसने तो मुझे नाम बता दिया, मैं नहीं बताऊंगा आपको। उसने कहा कि एक अमेरिका की कंपनी है, वो हमको चेक देती है, ड्राफ्ट देती है। उस कंपनी का क्या इंटरेस्ट है कि तुमको खबर छापने के लिए पैसा दे रही है? तब उसने मुझे बताया, मैं तो हैरान हो गया। उसने कहा कि ये सब खबर जो छप रही है अखबारों में, ये प्रायोजित है। प्रायोजित खबर का मतलब समझते हैं? एडवर्टीजमेंट। जैसे जाहिरात छपता है ना, तो जाहिरात के रूप में खबर छपती है। खबर ही जाहिरात होती है। आप इस बात को समझ पा रहे हैं? खबर ही जाहिरात होती है और खबर को जाहिरात की तरह से छापा जाता है क्योंकि उसके लिए पैसा आता है।
और जास्ती पैसा आता है तो पहले पेज पे छापते हैं, कम आता है दूसरे पेज पे छापते हैं, और कम आता है तीसरे पेज पे छापते हैं। किस पेज पर छपेगा वो पैसे से तय होता है। और ये जो एडिटर है ये कोई साधारण अखबार का एडिटर नहीं है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बिकने वाले अंग्रेजी अखबार का एडिटर है। और वो एडिटर का मालिक उसको आदेश दे रहा है कि ये छपना चाहिए, इसके साथ इतना चेक है, इसके साथ इतना ड्राफ्ट है। तो आप समझ लीजिए कि मीडिया में ये जो छप रहा है ये पैसे की ताकत से छप रहा है, इसमें सच्चाई नहीं है। बस एक ही बात है, दहशत पैदा हो इनके मन में, डर पैदा हो जाए इनके मन में, आतंक पैदा हो जाए इनके मन में, तो वो डर, दहशत और आतंक आप में पैदा करके तैयार कर रहे हैं आपको, क्योंकि थोड़े दिन में उनकी वैक्सीन आ जाएगी, वो वैक्सीन धड़ाधड़ आप खरीदें और लगवाना शुरू कर दें। इसकी तैयारी चल रही, इसके लिए सारा खेल चल रहा है। मीडिया में 10, 20, 50 कोटी रुपए खर्च करके कंपनी हजारों कोटी का बिजनेस करने का सपना देख रही है। हाँ, यहां पे वैक्सीनेशन का काम ऐसे चलता है जैसे दूध और दही बेचने का काम चलता है। कि जैसा अभी बताया कि पत्नी का पति मर गया और उसके मन में इतनी दहशत और इतना डर कि उसने अपने पति के अंतिम शरीर को, माने आखिरी यात्रा को 5 फीट दूर से प्रणाम किया। माने दहशत इतनी जास्ती है कि जो धर्म पत्नी अपने पति के साथ सालों साल रही एक ही कमरे में, एक ही बिस्तर पर, जब उसको ये डर लग गया कि इसको स्वाइन फ्लू हुआ और उससे ये मर गया, तो दूर से ही उसने प्रणाम कर लिया। ये हद है, ये लिमिट क्रॉस हुई है डर की, दहशत की। और ये लिमिट क्रॉस कराने में मीडिया ने बड़ी ताकत लगाई है। मीडिया में 10, 20, 50 कोटी रुपए खर्च करके कंपनी हजारों कोटी का बिजनेस करने का सपना देख रही है। बेफिक्र रहिए, बिंदास रहिए। ये वायरस एक तो है नहीं, इसलिए आप मत घबराइए, आप मत डरिए। और आप घबराना बंद कर देंगे, डरना बंद कर देंगे, तो आप दूसरों को ये बात कह सकेंगे, वो भी घबराना बंद कर देंगे, डरना बंद कर देंगे। हमारे देश की सरकार चलाने वाले नेता और मंत्री, उनको इस तरह की बल्क परचेज करने में करोड़ों रुपए की रिश्वत होती है। जब वो उस कंपनी को प्लेस करते हैं ना ऑर्डर, उन्होंने 10,000 कोटी का ऑर्डर दे दिया, तो इसमें से कम 1000 से 1500 कोटी रुपए मंत्रियों की रिश्वत का फिक्स हो जाए। अभी चर्चा ये चल रही है कि हर एयरपोर्ट पे मशीनें लगाई जाएंगी, उनमें से आदमी को गुजार कर टेस्ट करेंगे। वो मशीनें लाखों करोड़ों रुपए की हैं। तो उनका ऑर्डर किसी कंपनी को दे दिया सरकार ने, उस ऑर्डर का 10%, 15% मंत्रियों को मिल गया हिस्सेदारी के रूप में, अधिकारियों को मिल गया। तो सरकार का वेस्टेड इंटरेस्ट ये होता है कि खूब रिश्वत इस तरह के कामों में मिलती है। मैं आपको एक पुरानी जानकारी देता हूं। आपको याद है 14 साल पहले सूरत में एक अफवाह उड़ी थी कि प्लेग आ गया, प्लेग आ गया, प्लेग आ गया, याद है? उसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि पूरे सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो गई, पूरे सूरत की। 14 दिन तक सूरत में एक कारखाना नहीं चला, एक पैसे का प्रोडक्शन नहीं हुआ, सारे कारखाने ठप हो गए। मजदूर भागकर सब अपने गांव चले गए, क्योंकि सबको दहशत और डर बैठ गया। उतनी देर में परिणाम क्या निकला? भारत में कपड़े की कमी आ गई। तो सरकार ने क्या किया? परदेशी कंपनियों को कपड़ा भारत में बेचने का ऑर्डर देना शुरू कर दिया। तो परदेशियों का अंधाधुंध कपड़ा बिका। और उसके बाद 14 दिन के बाद फिर खबर आई कि प्लेग नहीं है, प्लेग नहीं है, वापस लोग आए। लेकिन वापस आने में 6 महीने लग गए और फैक्ट्री चलाने में 6 महीने लग गए। 6 महीने तक भारत का बाजार विदेशी कंपनियों ने कपड़े से भर दिया और पूरे खेल में 14,000 कोटी का नुकसान भारत देश को हुआ। ये 14 साल पहले सूरत में हुआ था। फिर बाद में वैज्ञानिकों ने जांच की तो पता चला कोई प्लेग नहीं था, सिर्फ अफवाह थी। और वो अफवाह उन कंपनियों ने फैलाई थी जिनको भारत में कापड़ बेचना था। 1816-18 में 2 साल भयंकर फ्लू हुआ था, एवियन फ्लू। उस समय अमेरिका की कुछ कंपनियों ने वैक्सीन बेचे थे। एवियन फ्लू के जो वैक्सीन लगाए गए ना लोगों को, वो सब लोग मरे। और कितने लोग मरे मालूम है? 4.5 करोड़ सारी दुनिया में। माने 4.5 करोड़ लोगों को अमेरिकन कंपनियों ने जो वैक्सीन लगाई वो सब मर गए, और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया था वो सब जिंदा रहे। और ये खेल सिर्फ बीमारी का नहीं है, ये खेल एक युद्ध का हिस्सा है। और ये युद्ध जो है ना, आर्थिक युद्ध है। कुछ युद्ध होते हैं वो सैनिक युद्ध होते हैं। सैनिक युद्ध में हमारी सेना दुश्मन की सेना से सीधे लड़ती है बॉर्डर पे। लेकिन कुछ युद्ध होते हैं जो आर्थिक युद्ध होते हैं, जो आपके बाजार में लड़े जाते हैं।
जिसमें कोई विदेशी कंपनी आके एक झटके में आपका 4,000 कोटि का नुकसान कर देती है और वही कंपनी और 10-20 हजार कोटि वहां से लूट के ले जाती है, ये आर्थिक युद्ध है। अब इस आर्थिक युद्ध में सैनिक आप हैं, सैनिक युद्ध के सैनिक बॉर्डर पे हैं, आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवल फोर्स के सैनिक हैं, वो बॉर्डर पे देश की एक एक इंच जमीन की रक्षा करने के लिए लड़ रहे हैं। तो आप देश के आर्थिक युद्ध के सैनिक बने, जो देश का एक एक रुपया, एक एक पाई, एक एक धन की संपत्ति को बचाने की लड़ाई लड़े। इसलिए सैनिकों का दिमाग साफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए अपने उद्देश्य के प्रति और अपनी संपूर्ण समर्पण के प्रति। आपका उद्देश्य अगर आपको साफ दिख रहा है तो युद्ध में आप लड़ेंगे और जीतेंगे, और अगर आपका उद्देश्य ही आपको साफ नहीं दिख रहा है तो लड़ेंगे तो सही लेकिन हारेंगे। इसलिए ये आज का कार्यक्रम रखा गया कि ये आर्थिक युद्ध भारत के खिलाफ शुरू हुआ है और इस युद्ध में बड़े बड़े लोग शामिल हैं।